नमस्कार साथियों, हम लोगों ने आरपीसी फर्स्ट ग्रेड और राजस्थान सेठ और असिस्टेंट प्रोफेसर 2016 ये पेपर सारे सोल्व कर लिए हैं। आज हम शुरू करेंगे जो असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती आई थी 2020 में, जिसका एग्ज़ाम हुआ था 23/9/2021 को। हिंदी का पेपर फर्स्ट ये सोल्व करेंगे। अगर इसमें आपको कहीं कमी या गलती लगे तो आप हमें ज़रूर बताइए, ठीक है। और अगर आपको ये अच्छे लग रहे हैं तो अपने दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर करें, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि किस विकल्प के सभी शब्द शुद्ध हैं। तो ये क्वेश्चन आरपीसी ने कर दिया डिलीट, तो इसलिए हम इस पर बात नहीं करेंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, अशुद्ध शब्द नहीं है। ये बोल रहा है अशुद्ध शब्द नहीं है। याज्ञवल्क्य के ये तो अशुद्ध है, क्योंकि अशुद्ध है। तो शुद्ध कैसे होता है याज्ञवल्क्य के? ऐसे होता है याग वल, ये आधा ले और आधा के हलंत है ना, याज्ञवल्क्य के। यादव क्या लिखा है, ये ले पूरा आ गया, इसलिए ये गलत हो गया। मंत्री परिषद ये भी अशुद्ध है, क्योंकि मंत्री परिषद ऐसे लिखा जाता है, मंत्री परिषद। कैसे? मंत्री परिषद, छोटा त्रि आएगा, और खाली मंत्री हो ना तो ऐसे आ जाएगा, ठीक है, फिर सही हो जाता है। पुनरपि ये एकदम सही है, अशुद्ध नहीं है, ठीक है ना। पुनरपि। ज्योत्सना ये भी अशुद्ध है, क्योंकि ज्योत्सना ऐसे लिखा जाता है, ज्यो त आधा से और ना, ज्योत्सना, ठीक है। ये शब्द कई बार पूछे जाते हैं, ध्यान रखना। याज्ञवल्क्य, मंत्री परिषद, ज्योत्सना सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाले शब्द हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन, शुद्ध वाक्य नहीं है, बताओ। इसी बहाने हमें दर्शन हो गए, ये तो एकदम शुद्ध वाक्य है। अश्वमेध का घोड़ा पकड़ा गया, ये भी शुद्ध है। उपस्थित लोगों ने संकल्प किया, संकल्प किया जाता है, लिया नहीं जाता, ध्यान रखना, ये सही है, ठीक है। आपका यह मत ग्रह योग्य है, तो यह अशुद्ध है, ठीक है ना। ये शुद्ध नहीं पूछ रहा, तीनों तो शुद्ध है, एक अशुद्ध है। अगला क्वेश्चन, अशुद्ध वाक्य नहीं है, बताओ। अशुद्ध वाक्य नहीं है, एक इनमें से अशुद्ध नहीं, बाकी सारे अशुद्ध है। ये अपराधी दंड देने योग्य, यह अशुद्ध है, क्योंकि दंड पाने योग्य होता है, देने योग्य नहीं होता, ठीक है, यह अशुद्ध हो गया। और यह वह पुत्रवत अपनी प्रजा का पालन करता था, अपनी और पुत्र आ गया तो भी अशुद्ध हो गया। विद्यार्थियों की मेले में अनेकों टोलें थी, अनेकों नहीं होता, अनेक होता है, इसलिए ये भी अशुद्ध है। जैन साहित्य प्राकृत में लिखा गया, ये एकदम शुद्ध है, ठीक है ना। जैन साहित्य किसमें लिखा गया? प्राकृत में। अगला क्वेश्चन देखो, सार्वनामिक विशेषण युक्त वाक्य बताओ। ऑप्शन ए क्या क्या कह रहा है, इतने गुणज्ञ और रसिक लोग एकत्र हैं। पहला ये है सार्वनामिक विशेषण, बाकी सार्वनामिक विशेषण नहीं है। सार्वनामिक विशेषण कहाँ होता है आपको बताइए, सर्वनाम के जस्ट बाद में संज्ञा आ जाए ना तो वो होता है सार्वनामिक विशेषण। जब इतने के बाद रसिक लोग एकत्र हो गए, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, किस विकल्प में अकर्मक क्रिया का प्रयोग हुआ है, बताओ। राजा ने दान दिया, ये तो सकर्मक है। नौकर चिट्ठी लाया, सकर्मक है। नौकर बीमार रहा, ये अकर्मक है। पंडित कथा सुनाते हैं, अकर्मक है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, समुच्चय बोधक अवयव का प्रयोग नहीं हुआ, बताओ। समुच्चय बोधक, चोर ऐसा भागा कि उसका पता ही ना लगा, हो गया समुच्चय बोधक। राजा ने समुद्र पर्यंत राज्य बढ़ाया, तो ये सही है, क्योंकि इसमें समुच्चय बोधक का कोई प्रयोग नहीं है। आगे देखो, ना नो मन तेल होगा ना राधा नाचेगी, देखो ये इसमें भी समुच्चय बोधक है, क्योंकि कई जगह है ना विराम चिन्ह का प्रयोग भी हो जाता है समुच्चय बोधक शब्दों की जगह, ठीक है ना। अगला देखो, यदि हम वनवासी हैं तो भी लोग के व्यवहारों को भलीभांति जानते हैं, ये सारे सही है, ये गलत है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, रमणीयार्थ प्रतिपादक शब्द काव्यम, काव्य की ये परिभाषा देने वाले आचार्य कौन है, बताओ। सबसे इम्पोर्टेंट है, और मेरे हिसाब से जितने पेपर मैंने यहाँ करवाए हैं ऐसा कोई पेपर ना हो नहीं रहा होगा जिसमें ये मतलब काव्य लक्षण का क्वेश्चन नहीं आया, बताओ। तो कौन है, आचार्य ब्रह्मट या विश्वनाथ या जगन्नाथ या कुंतक, तो कौन है इसके, बताओ बताओ बताओ। तो ये परिभाषा है पंडित राज जगन्नाथ की, जो हिंदी के अंतिम प्रमाणिक आचार्य माने जाते हैं। 17वीं शताब्दी के आचार्य थे। इनकी एक रचना है रस गंगाधर, क्या है, रस गंगाधर। किसकी है पूछ रहे, आचार्य पंडित राज जगन्नाथ की, ठीक है। मुम्मट का भी आपको पता है, वो तद्दोषो शब्दार्थो सगुण सगुणावन लंग करती, हमने पहले बात कर रखी है। तद्दोषों की जगह अगर अद्दोषो आ जाए तो वो हेमचंद्र का हो जाएगा। विश्वनाथ ने भी कुछ कहा था, क्या कहा था, वाक्यम रसात्मकम काव्यम, वाक्यम रसात्मकम काव्यम, विश्वनाथ। आचार्य कुंतक ने क्या कहा था, आचार्य कुंतक ने क्या कहा था, शब्दार्थों सहित तो वक्र कवि व्यापारशालिनी, शब्दार्थों सहित तो वक्र कवि व्यापारशालिनी, क्योंकि हम लोगों ने इनकी बात पहले कर रखी है, ठीक है ना, क्योंकि 4-4 5-5 बार ये क्वेश्चन आ चुका है। अगला क्वेश्चन देखो,
अंत्यकरण की वर्तियों के चित्र का नाम कविता है। ये कहकर कविता की परिभाषा देने वाला आचार्य कौन है? किसकी? अंत्यकरण की वर्तियों के चित्र का नाम कविता है। बताओ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, कई बार आता है, स्टार लगा ले आप इस पे। ठीक है, तो ये किसकी है बताओ? तो आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी, जिनके नाम पर द्विवेदी युग चला था। इन्होंने खड़ी बोली को प्रोत्साहन दिया था सरस्वती पत्रिका के माध्यम से। 1903 से लेकर 1920 तक ये सरस्वती पत्रिका के संपादक रहे थे। ठीक है, तो इन्हीं के नाम पर ही द्विवेदी युग चला था। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन कह दिया है, आचार्य जयदेव ने अंगीकरोति ये काव्यम कहकर किस आचार्य के काव्य लक्षण को चुनौती दी? सबसे पहले ध्यान रखना, ये पंक्ति आ जाए, अंगीकरोति यह काव्यम, ये पंक्ति किसकी पूछ ले तो बताओ आचार्य जयदेव की। देखो क्वेश्चन से क्वेश्चन बनता है, मैंने आपको कई बार बताया है, तो आपको ये चीज़ें तो कम से कम पता होनी चाहिए। ठीक है ना। तो आगे क्या पूछ रहा है कि किस आचार्य के काव्य लक्षण को चुनौती दी इन्होंने, ये कह के, तो ये कहकर इन्होंने आचार्य मम्मट के काव्य लक्षण को चुनौती दी। किसके? आचार्य मम्मट के। ठीक है, भामा ने काव्य हेतु के लिए वो कहा ना, गुरु उपदेशाद हेतु, ऐसा कुछ करके इनकी पंक्ति दी। और अभय दीक्षित इनका ग्रंथ था, बताओ क्या? कोवल्यानंद। कौन सा था? कोवल्यानंद। ठीक है, और आचार्य दंडित है ना, उन्होंने भी काव्य हेतु बताए थे। नैसर्गिकी चे प्रतिभा, ऐसे करके पंक्ति है, वो किसकी है? दंडी की है। नैसर्गिकी चे प्रतिभा। ठीक है, हमने बात कर रखी है, बाकी इसलिए मैं वापस बता रहा हूँ क्योंकि आपका रिवीजन हो जाए, क्योंकि रिवीजन ही डिवीजन है। जितनी बार आपकी मतलब सरसरी आंखों की नजर, आप सरसरी आंखों की नज़रों से देखोगे ना, तो ही चीज़ें कंप्लीट हो पाएगी। अगला क्वेश्चन देखो, भट्टतोत के अनुसार काव्य हेतु प्रतिभा की व्याख्या है, बताओ कौन सा है? प्रज्ञा नव उनमें शालिनी प्रतिमता, ये किसका है? ये तो आचार्य कुंतक का है। ठीक है, कुंतक का है? नहीं, कुंतक का कौन सा है? व्यापार शालिनी वाला कुंतक का। ये किसका मुझे बताओ, मैंने बात कर रखी है। व्यापार शालिनी है अंदर, व्यापार शालिनी वो है कुंतक का। व्यापार शालिनी किसका है? कुंतक का। ठीक है, और प्रतिभा नव उन्मेष लेखन शालिनी प्रज्ञा, ये किसका है? ये किसी का नहीं है। ठीक है, और अपूर्व वस्तु निर्माण समा प्रज्ञा, ये अभिनव गुप्त का है। किसका है? अभिनव गुप्त का। किसका है? अभिनव गुप्त का। तो ये किसका है? ये भट्टतोत का है। हमने पूछा था ना अभी कि किसका बताओ आप, तो ये भट्टतोत का है। ठीक है, प्रज्ञा नव उनमें शालिनी प्रतिमता, ये किसका है? भट्टतोत का। और व्यापार शालिनी वाला आ जाए तो फिर कुंतक का हो जाएगा। किसका हो जाएगा? आचार्य कुंतक का। ठीक है, अगला ये तो कोई है ही नहीं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, आपको कन्फ्यूजन होगी। भट्टतोत का है प्रज्ञा नव उनमें शालिनी प्रतिमता, और व्यापार शालिनी आ जाए तो वो किसका है? कुंतक का। कुंतक व्यापार करता है। आप कैसे भी याद करो, हमें तो एक वर्ड पकड़ना है, विद्वान नहीं बनना है। ठीक है ना, बाद में बन जाना। और ये किसका है? अपूर्व वस्तु निर्माण समा प्रज्ञा, ये अभिनव गुप्त का। किसका है? अभिनव गुप्त का। ठीक है, हो गया रेडी। अगला देखो, आचार्य और काव्य प्रयोजन का सुमेलन नहीं है, मतलब कौन सा असुमेलित है बताओ? सहृदयों की प्रियता और धनार्जन, काव्य प्रयोजन किसने माना? दंडी ने। रस निष्पत्ति चतुर्वर्ग फल प्राप्ति, ये किसने माना? आनंदवर्धन ने। ये भी सही, ये भी सही। लोक व्यवहार का ज्ञान, लोकोत्तर आनंद का लाभ, ये भी किसने माना? कुंतक ने। ये भी सही है। कृति व प्रीति, विश्वनाथ नहीं, विश्वनाथ ने नहीं माना। कृति और प्रीति की बात किसने की थी? वामन ने की थी। किसने की थी? आचार्य वामन ने की थी। ये विश्वनाथ वही है वाक्यम रसात्मकम काव्य वाले। ठीक है ना, इनकी वे पंक्ति इंपॉर्टेंट है, सत्व उद्रेखंड, ये आप ध्यान रखना। ये कई बार पूछी है, मेरे से तो याद ही नहीं होती है, मैं आपको बता देता हूँ। सत्वोद्रेक खंड, इससे कुछ करके एक पंक्ति शुरू होती है। वो क्या, इसमें क्या है? भरतमुनि का भ्रम होता है, लेकिन ये विश्वनाथ की है। ठीक है, और कीर्ति और कीर्ति प्रयोजन किसने माना? वामन ने। लोक व्यवहार का ज्ञान और लोकोत्तर आनंद का लाभ कुंतक ने। रस की निष्पत्ति और चतुर्वर्ग फल की प्राप्ति आनंदवर्धन से, हृदय की प्रियता और धनार्जन दंडी ने माना। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित में से कौन सा काव्य हेतु नहीं है बताओ? व्युत्पत्ति, अभ्यास, प्रेरणा, समाधि, तो कौन सा नहीं है? प्रेरणा काव्य हेतु नहीं है। व्युत्पत्ति, अभ्यास, समाधि है, लेकिन प्रेरणा नहीं है। और सर्वमान्य कौन कौन से काव्य हेतु है बताओ? प्रतिभा, व्युत्पत्ति और अभ्यास। प्रतिभा, व्युत्पत्ति और अभ्यास, ये सर्वमान्य काव्य हेतु माने जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखो आप, ये अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है ना, क्योंकि ये रिपीट होंगे, आप देख लेना कहीं ना कहीं। 14 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, साहित्य मनुष्य के अंतर का उच्छलित आनंद है। साहित्य क्या है? मनुष्य के अंतर का उच्छलित आनंद है, जो उसके अंतर में अटाए नहीं अट सका था। साहित्य का मूल यही आनंद का अतिरेक है। उच्छलित आनंद के अतिरेक से उद्भूत सृष्टि ही सच्चा साहित्य है। साहित्य संबंधी ये उदाहरण किसके बताओ?
ये आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के। ये देखो, अटाए नहीं अट सकता, ये पंक्ति आप ध्यान रख लो, इससे आपका काम हो जाएगा। अटाने की बात कौन कर रहा है? हजारी प्रसाद द्विवेदी। ठीक है, और सबको पटा पटा के खड़ी बोली को प्रोत्साहन किसने दिया? महावीर प्रसाद द्विवेदी ने। ध्यान रखना, ठीक है। अटाए नहीं अटा सका, हजारी प्रसाद द्विवेदी। अटाने की बात हजारी प्रसाद द्विवेदी, और पटाने की बात महावीर प्रसाद द्विवेदी। ध्यान रखना। देखो, हमें याद करना है, आप अन्यथा ना लें चीज़ों को, कैसे भी याद करना है। अगला क्वेश्चन देखो, जब मन में तमोगुण व रजोगुण दब जाते हैं और सत्व गुण का उद्रेक व प्राबल्य होता है, तभी रस की अनुभूति होती है। रसा स्वाद के संबंध में ये विचार किसका है? बताओ। क्या कह रहा है? जब मन में तमोगुण और रजोगुण दब जाते हैं, ठीक है, और सत्व गुण का उद्रेक व प्राबल्य होता है, तभी रस की अनुभूति है होती है। रसा स्वाद के संबंध में ये विचार किसका है? बताओ। तो ये आचार्य विश्वनाथ का। किसका है? आचार्य विश्वनाथ का। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्या कह रहा है? व्यक्ति तो विशेष ही रहता है, ठीक है, पर प्रतिष्ठा उसमें ऐसे सामान्य धर्म की रहती है जिसके साक्षात्कार से सब श्रोताओं या पाठकों के मन में एक ही भाव का उदय थोड़ा या बहुत होता है। साधारणीकरण के संबंध में ये कथन किसका है? बताओ। व्यक्ति तो विशेष ही रहता है, पर प्रतिष्ठा उसमें ऐसे सामान्य धर्म की रहती है जिसके साक्षात्कार से सब श्रोताओं या पाठकों के मन में एक ही भाव का उदय थोड़ा या बहुत होता है। बताओ, साधारणीकरण के बारे में ये कथन किसका है? तो बताओ बताओ। तो ये कथन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। किसका है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आलम्बन धर्म का साधारणीकरण होता है, ये भी किसका है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। व्यक्ति तो विशेष रहता है, ठीक है, ऐसे याद रख लेना। व्यक्ति तो विशेष रहता है, ये बात कौन कर रहे हैं? आचार्य रामचंद्र शुक्ल। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 17 नंबर। 17 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, अभिनव गुप्त के अनुसार रसा स्वाद की प्रक्रिया के संबंध में अनुपयुक्त कथन है। बताओ। अभिनव गुप्त के अनुसार 3 तो सही है, 1 गलत है। बताओ कौन सा है? साधारणीकरण व्यंजना के विभवन व्यापार का परिणाम नहीं है। नहीं, ऐसा थोड़ी है। अभिनव गुप्त ने तो साधारणीकरण को व्यंजना के विभवन व्यापार का ही परिणाम माना है। किसने? अभिनव गुप्त ने। ठीक है, व्यंजना की जहाँ कहीं भी बात हो उसका सही आंसर अभिनव गुप्त ही होगा। ठीक है, अगला देखो। बाकी देखो, ये नहीं है, काट दो, बाकी सारा सही है, ठीक है ना। व्यंजना व्यापार की बात अभिनव गुप्त ने की थी। आगे देखो, स्थायी भाव अनादि वासना के रूप में सहृदय के हृदय में पूर्व स्थित रहता है। ये बात भी अभिनव गुप्त ने मानी थी। क्या है? कि स्थायी भाव अनादि वासना के रूप में, स्थायी भाव है ना, अनादि वासना के रूप में सहृदय के हृदय में पूर्व में स्थित रहता है। ठीक है, ये बात भी सही है। विभाव आदि व्यंजक होते हैं और रस व्यंग्य होता है, ये भी अभिनव गुप्त का है। रस आनंद अखंड होता है, ये बात भी अभिनव गुप्त ने मानी है। ठीक है, बाकी कौन सी नहीं मानी है? ये पहली अगर नहीं होता ना, ये नहीं काट दो, फिर ये भी मानी है। ठीक है ना, ये 4 कथन अभिनव गुप्त का ध्यान रख लेना। और रस के बारे में अगला क्वेश्चन अगर अभिनव गुप्त से बनेगा तो इससे बन जाएगा। अगर आपको विश्वास है तो आप इन्हें याद कर लेना। ठीक है, अगला क्वेश्चन, रस ध्वनि। रस ध्वनि किसे कहा गया? बताओ। अर्थांतर संक्रमित वाच्य ध्वनि को, या अत्यंत तिरस्कर वाच्य ध्वनि को, या सलंग से क्रम ध्वनि, या असलंग से क्रम ध्वनि? बताओ। तो किसे कहा गया रस ध्वनि? असलंग से क्रम ध्वनि को कहा गया है। ठीक है, हमने पिछले वीडियो में बात की थी ध्वनि के सारे भेदों की, अभिधा मूला और कौन सी लक्षण मूला थी, व्यंजना मूला, यहाँ बताना। ठीक है, सारी बातें की थी, फिर उनको उपभेद देखे थे। और बाकी जब हम कंटेंट पढ़ेंगे तब सारी चीज़ें देख लेंगे। अगर आपको ध्वनि सिद्धांत पढ़ना है ना अच्छे से, तो मेरे हिसाब से आपको इग्नू है ना, मतलब ओपन यूनिवर्सिटी, जैसे कोट ओपन है राजस्थान, वैसे इग्नू है भारत स्तर में, तो उनके आप नोट्स देख लेना, उसमें ध्वनि सिद्धांत अच्छा समझा रखा है मेरे हिसाब से। उससे अच्छा आपको देवेंद्र नाथ शर्मा जो किताब आती है ना, उसमें भी नहीं मिलेगा। तो आप देख लेना, उसमें से सीधा मिलेगा आपको कि रस ध्वनि किसे कहा गया है? असलंग से क्रम ध्वनि, वहीं से एक क्वेश्चन आया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, वाच्यार्थ की वांछनीयता एवं उसका व्यंग्यनिष्ठ होना ध्वनि के किस भेद की विशेषता? बताओ। वाच्यार्थ की वांछनीयता एवं उसका व्यंग्यनिष्ठ होना ध्वनि के किस भेद की विशेषता है? बताओ। आसान सा क्वेश्चन है, तो किसकी विशेषता है? तो यह है विवेक्षित वाच्य ध्वनि। विवेक्षित तान्य पर वाच्य ध्वनि भी कहते हैं, कहीं कहीं विवेक्षित वाच्य ध्वनि भी लिखा हुआ है। ठीक है, बाकी हमें क्या करना है, हमें इतना पता होना चाहिए विवेक्षित वाच्य ध्वनि, बस अपना काम हो गया। ठीक है ना, अब बताओ विवेक्षित वाच्य ध्वनि को का दूसरा नाम क्या है? जो मेन नाम है उनका बताओ। तो क्या है? अभिधा मूला ध्वनि। क्या नाम है? अभिधा मूला ध्वनि। हमने बात कर रखी है, फिर भी रिवीजन के लिए ये जो चीज़ें मैं आपको बार बार बता रहा हूँ ना, ये आई हुई चीज़ें हैं, इसे बार बार बताने से क्या है, आपको याद हो जाएगी। अगर आपका ये चीज़ें नहीं बताने तो आप कमेंट करके बता दें कि सर आप ये चीज़ें मत बताओ, सिर्फ क्वेश्चन का आंसर बता दो, हमारे लिए सफिशिएंट है, तो हम वही कर लेंगे, क्योंकि टाइम कम लगेगा उसमें। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो।
कुंतक ने अलंकारों का विधान वक्रोक्ति के किस भेद के अंतर्गत किया, बताओ। कुंतक का वक्रोक्ति सिद्धांत था, ठीक है। वक्रोक्ति के कितने भेद किए, 5 या 6, बताओ आप मुझे। 5 बताए, 6 बताए। वो पद पराध वक्रता, इसमें तो अलंकारों के विधान की बात नहीं है। प्रकरण वक्रता इसमें नहीं, वाक्य वक्रता में बात की है। किसने, कुंतक ने वाक्य वक्रता में अलंकारों का विधान, यानी अलंकारों के विधान की बात किसमें की है, वाक्य वक्रता में। अब मुझे बताओ भेद कितने बताए कुंतक ने वक्रोक्ति, हमने देखो 10 बार बात कर रखी है इसकी, कुंतक और लुंजेंस के हर पेपर में क्वेश्चन आते हैं, और इसके भेद कितने हैं बताओ आप कमेंट करके, ठीक है। अगला क्वेश्चन, ये चीज़ें मैं इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि आपका रिविजन हो जाएगा, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन, कौन से आचार्य वक्रोक्ति को अलंकार का मूल मानकर उसके अभाव में अलंकार की कल्पना नहीं करते हैं, इसी कारण हेतु सूक्ष्म और लेस को अलंकार की श्रेणी में परिगणित नहीं करते हैं, बताओ बताओ। ये पूछ रहा है कौन से आचार्य ने वक्रोक्ति को अलंकार का मूल माना। अब आप यहीं से समझ लो, बाकी चीजें छोड़ दो भले। किस आचार्य ने वक्रोक्ति को अलंकार का मूल माना, बताओ किसने माना था, आचार्य भामा ने। देखो कुंतक में नजर जाएगी, वक्रोक्ति में नहीं। सब चीजें ऐसे नहीं होती है, कई चीजें भी आपको देखना पड़ता है। ये तो देखो जो किताबें आती है ना, छोटी छोटी किताबों में मिल जाएगा, ये हार्ड क्वेश्चन नहीं है, ठीक है। एग्जामिनर ने हार्ड बनाने की कोशिश की, बाकी हार्ड बनाने, क्योंकि किसी को यही पता ना कि वक्रोक्ति को अलंकारों का मूल किसने माना, तो भामा, सीधा हो जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, अलंकार के संबंध में असंगत कथन है, बताओ। असंगत गलत बोल रहा है, देखो वर्णनीय रस की अनुकूलता के अनुसार वर्णों का बार बार में पास पास प्रयोग होने पर अनुप्रास अलंकार होता है, सही बात है। पास पास होने पर और बार बार होने पर अनुप्रास होता है, ये बात तो सही है। सार्थक अथवा निरर्थक बिन अर्थ वाले वर्ण समुदाय की कर्म से आवर्ती को यमक कहते हैं, ये बात भी सही है। सार्थक अथवा निरर्थक बिन अर्थ वाले वर्ण समुदाय की कर्म से आवर्ती को यमक कहते हैं। शब्द एक, ठीक है ना, एक शब्द आ जाए यहाँ, एक शब्द आ जाए यहाँ, इसका अर्थ यहाँ अलग है और यहाँ अलग है, तो कौन सा हो जाएगा, यमक अलंकार, ठीक है। तो ये देखो सीधा, देखो सीधा कह रहा है, सार्थक और निरर्थक बिन अर्थ, ठीक है ना। और स्लैश में क्या होता है, शब्द एक होता है और उसके अनेक अर्थ होते हैं, ठीक है ना। जो पानी है, पानी कई अर्थ होते हैं। अगला क्वेश्चन, अगला ऑप्शन देखो, ये सही है, ठीक है ना। इसका आंसर अभी तक नहीं है यहाँ। अगला कह रहा है उपमेय व उपमान में भिन्नता के होने पर भी साम्य स्थापन को उपमा कहते हैं, ये बात भी सही है, ठीक है। ये बात सही है, ये सही है। गलत कौन सा, ये पूछ रहा है ना। ये देखो अगले आगे क्या कह रहा है, वक्ता द्वारा अन्य अभिप्राय से कथित वाक्य को काकू से जब श्रोता अन्य अर्थ कल्पित करता है तो वहाँ संध्या अलंकार होता है। नहीं 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 नहीं, ऐसे थोड़े होता है, यहाँ वक्रोक्ति होता है। कौन सा होता है, वक्रोक्ति अलंकार होता है। वक्रोक्ति एक सिद्धांत भी है, जो किसने दिया बताओ, आचार्य कुंतक ने, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, छोटी सी गलती डाली इन्होंने। इतना बड़ा क्वेश्चन है, कई तो क्या छोड़ देते हैं, बड़ा क्वेश्चन आता है कि इतना बड़ा तो हमारे बस की बात नहीं, लोग छोड़ देते हैं। तो आप क्वेश्चन को आराम से पढ़ो, फिर क्या उससे ही उत्तर निकल जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, सुवर्ण को ढूंढत फिरे कवि कामी और चोर में अलंकार कौन सा है, तो इसमें श्लेष अलंकार है। सुवर्ण का कई अर्थ होते हैं, श्लेष में क्या होता है, शब्द एक होता है, उसके अनेक अर्थ होते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा है, जहाँ प्रस्तुत में अप्रस्तुत की संभावना होती है, क्या होती है, जहाँ प्रस्तुत में अप्रस्तुत की संभावना होती है, वह अलंकार कौन सा होता है, बताओ। आसान सा है, संभावना जहाँ भी आ जाए वहाँ उत्प्रेक्ष अलंकार होता है। क्या होता है, उत्प्रेक्ष अलंकार। इसमें ये शब्द का प्रयोग होता है, कभी मनु आता है, मानो आता है, जनु आता है, ठीक है ना। ऐसे शब्दों का जहाँ भी प्रयोग आपको मिले ना, वहाँ आप उत्प्रेक्षा कर देना। संदेह अलंकार में क्या होता है, यहाँ अनिश्चय की स्थिति बनी रहती है कि ये है कि नहीं है, और भ्रांति में क्या निश्चय हो जाता है। जैसे रस्सी को सांप समझ लेना, समझ लिया ना उन्होंने, निश्चय हो जाता है। रूपक में क्या होता है, किसी चीज को उसका रूप दिया जाता, दे दिया जाता है। जैसे मुख ही चंद्रमा है, मुख को चंद्रमा मान लिया गया है। और उपमा में क्या होता है, उसके समान बताया जाता है कि मुख के समान, चंद्रमा के समान मुख है, चंद्रमुख, ठीक है ना। वैसे अगला क्वेश्चन देखो, पाई महावर देन को नाइनी बैठी आई, फिर जानी महावरी एड़ी मिटती जाए। देखो 3 बार ये क्वेश्चन आरबीसी ने पूछ रखा है, कितनी बार, 3 बार। अब ये आपको गलत हो रहा है तो आप देख लो, तो इसमें कौन सा अलंकार है, इसमें भ्रांतिमान अलंकार है। कौन सा अलंकार है, भ्रांतिमान। अगला क्वेश्चन देखो, शून्य भीतर पर चित्र रंग नहीं, तनु बिनु लिखा चित्ते रे, धोई मिटे ना मरी, दुख पाए ई तनु हेरे में अलंकार। बताओ, एक शब्द पकड़ो आप, मैंने तो अंडरलाइन कर दी है जहाँ से ये आंसर निकल रहा है। अगर आपको कुछ भी पता नहीं है, आपको वाचक शब्दों को पता है, तो भी आप उसका आंसर निकाल सकते हो। तो इसमें कौन सा अलंकार है, इसमें
बताओ बताओ। तो इसमें विभावन अलंकार है, देखो बिनु 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 से कौन सा अलंकार आता है? विभावन। इसका है ना वो लेट मतलब महत्वपूर्ण एग्जाम्पल, बताओ कौन सा है? चलने का करके ऐसा कुछ है, शून्य बिनु करना, पद बिनु चले बिनु वो, ऐसा कुछ है, मुझे भी याद नहीं आ रहा है। कि पैरों के बिना चल रहा है और कानों के बिना सुन रहा है, ऐसा कुछ करके वो विभावन अलंकार का फेवरेट एग्जाम्पल है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो आप। वर्ण सगाई के संबंध में असत्य कथन है। ये फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड में नहीं है, लेकिन असिस्टेंट प्रोफेसर में, तो हम इसका आंसर देखते हैं। असत्य पूछ रहा है। यह डिंगल का विशिष्ट अलंकार है, एकदम सही बात है। ते वर्ग की वर्ण सगाई उत्तम कोटि की होती है, ये बात भी एकदम सही है। चरण का प्रथम अक्षर व चरणांत के अंतिम शब्द का प्रथम अक्षर समान होता है, नहीं नहीं नहीं, ये गलत है। तो ये इसका आंसर हो गया। अगला देखो, चरण के प्रथम शब्द के अर्थ शब्द के आदि वर्ण यानी पहले वर्ण की आवृत्ति चरणांत शब्द के अंत में भी संभव है, बाकी सब सही है, ये गलत है। कौन सा? ऑप्शन नंबर 3। अगला क्वेश्चन देखो, उपमेय का निषेध कर उपमान की स्थापना करने वाला अलंकार है, बताओ। उपमेय का निषेध कर उपमान की स्थापना, तो अलंकार कौन सा है? अपन होती। कौन सा है? अपन होती। अगला क्वेश्चन देखो, नेत्र निमिलन करती मानो प्रकृति प्रबुद्ध लगी होने जल्दी लहरियों की अंगड़ाई बार बार जाती सोने। देखो प्रकृति को मानव बना दिया है, तो कौन सा अलंकार है? मानवीकरण। कौन सा है? मानवीकरण। अगला क्वेश्चन देखो आप, दोहा छंद का उदाहरण नहीं है, दोहा की विशेषता क्या होती बताओ। 13-11 या 11-13? 13-11, ठीक है। देखो, उत्तम मध्यम नीच गति पाहन सिकता पानी कीर्ति परीक्षा त्युन की बेर वीति क्रम जानी, इसमें दोहा छंद है। ठीक है, बाकी इनके एग्जाम्पल जब हम पढ़ेंगे तब देखेंगे, अभी मात्रा गिनेंगे तो ज़्यादा टाइम लग जाएगा। ठीक है, अगला देखो, सीता जो रघुनाथ को अमल कमल की माल पेरई जनु सबन की हृदयावली भोपाल, इसमें भी दोहा छंद है। हिम्मत किस्मत होय बिन हिम्मत किस्मत नाई, बिन हिम्मत किस्मत नाई करे ना आदर कोई रत कागज जो राजिया, ये राजा रसोटा है, तो इसमें कौन सा अलंकार नहीं है? दोहा नहीं है, दोहा छंद नहीं है। ठीक है, अगला देखो, विरह महानल विकल ही पिए पिए कही बिलखाई ओए हो पिए के निकट तिए पहचाने ही नहीं, तो इसमें भी दोहा। देखो, अगर आपको राज्य अरे शॉर्ट है आपने पढ़ रखे हैं ना, जो कृपा राम ने लिखे हैं, तो उससे भी आप इसका उत्तर निकाल सकते हो। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 31। अगला क्वेश्चन कह रहा है मात्रिक सम छंद नहीं। हमने बात कर रखी है सममात्रिक छंद कौन कौन से हैं, अर्ध सममात्रिक कौन से हैं, विषम मात्रिक कौन कौन से हैं, बताओ। बार बार बात नहीं करेंगे, हमने बात कर रखी है, 3-4 बार बात कर रखी है। अगर अब भी आपको नहीं आ रहा तो देख लो, चौपाई है, गीतिका है, हरी गीतिका है, और एक और कौन सा है? रोला भी है। कौन सा है? रोला भी है, लेकिन उलाला अर्ध सममात्रिक छंद है। दोहा प्लस उलाला कौन सा छंद है? अर्ध सममात्रिक। ठीक है, अगला क्वेश्चन, दिगती उर्वी अति गुर्वी सर्व पबे समुद्र सर ब्याल बदिर तही काल विकल दिग्बाल चराचर दिग्गयन लर खरत भरत दस कंदु मुख बर सूर्य विमान हिम भानु संगठित परस्पर चौंके बिरंची शंकर सहित कोले कमटो आई कल मलियो ब्रह्मांड कियो खंड कियो चरण ध्वनि जबी राम शिव धनु दलियो। इस छंद में, इसमें मतलब छंद कौन सा ये पूछ रहा है, तो इसमें छपे हैं। एक चीज़ आप ध्यान रखना, आपके मन में आता होगा अगर आप नए स्टूडेंट हैं, ये पंक्तियाँ क्या क्या कह रहे हैं संस्कृत में या किस भाषा में, हमें इनका अर्थ पता नहीं। आपको अर्थ से ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है, अर्थ के क्वेश्चन बहुत कम आते हैं, और एक दो अर्थ के क्वेश्चन आप ही जाए उनमें ना एक शब्द देकर उसका अर्थ पूछा जाता है, ऐसे क्वेश्चन आप आराम से कर लेंगे, इनको लेकर आप टेंशन नहीं रखें। क्योंकि जब मैंने भी तैयारी शुरू की थी ना, तो मुझे भी लगे यार ये कैसे करेंगे, तो इनमें क्या है कि जरूर नहीं है आपको अर्थ आया नहीं है, आपको उत्तर आना चाहिए, बस उत्तर आ जाए आपका काम हो गया, समझ लो। एक आध क्वेश्चन आ भी जाए तो क्या फर्क पड़ता है यार, कहना ये छोड़ दो आप, कट ऑफ 100% थोड़ी रहती है, कट ऑफ कभी भी 100% नहीं रहती, कट ऑफ हमेशा 65 से 70% तक रहती है। फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड आप किसी की देख लेना, इससे ज़्यादा कट ऑफ नहीं रहती है, तो अब आप क्यों घबरा रहे हो, कोई करना है आपको, एक दो क्वेश्चन छोड़ भी दो तो क्या फर्क पड़ता है। ठीक है ना, अगला क्वेश्चन देखो आप, धर्म के मग में अधर्मी से कभी डरना नहीं, चेत कर चलना कुमार्ग में कदम धरना नहीं, शुद्ध भाव में भयानक भावना भरना नहीं,
बोधवर्धक लेख लिखने में कमी करना नहीं, छंद में निबंध है। मतलब कौन सा छंद है इसमें, ये पूछना चाह रहा है। तो इसमें कौन सा छंद है, गीतिका। ठीक है ना, गीतिका में क्या होता है, 14-12 पे यति होती है, कुल 16 मात्राएं होती है। ठीक है, हरि गीतिका में 16-12 पर यति से होती है, कुल 28 होती है। और द्रुतवलंबित में ये वर्णिक छंद है। ठीक है ना, इसमें 12 वर्ण होते हैं। और कवित्व में 31 होते हैं और 16-15 पर यति होती है। किस पर, 16-15 पर यति होती है। ये चीज़ हमने देखो बात कर रखी है, बाकी नई चीज़ें हैं नहीं। और जब हम छंद देखेंगे ना तो आपको प्रैक्टिस इन्हीं से करवाई जाएगी, मात्रा हम इन्हीं से गिनेंगे। जो क्वेश्चन आ रखे हैं ना हम उन पर ही फोकस करेंगे यार, बाकी के तो क्या पता, बाकी नहीं देखना चाहिए मेरे हिसाब से। जो आ रखे हैं और जो आपको इंपॉर्टेंट लगे वही देखो, बाकी तो आप पढ़ने बैठोगे तो एक मतलब एक एक छंद में आपको एक एक किताब मिल जाएगी। ठीक है ना, अगला क्वेश्चन, संसार की समर स्थली में धीरता धारण करो, चलते हुए निज इष्ट पथ पर संकट से मत डरो, जीते हुए भी मृतक सम रह करना केवल दिन भरो, वीर वीर बनकर आप अपनी विघ्न बाधाएं हरो। ये पंक्तियां किस छंद में है बताओ। संसार की समर स्थली में धीरता धारण करो, चलते हुए निज इष्ट पथ पर संकट से मत डरो, जीते हुए भी मृतक सम रहकर न केवल दिन भरो, वीर बनकर आप अपनी विघ्न बाधाएं हरो। बताओ। तो इसमें हरि गीति का छंद है। कौन सा हरि गीति का, वही जिसमें 16-12 प्रियति होती है। ठीक है ना, कौन सा ऐसा है, सममात्रिक छंद है ये। ठीक है, अगला क्वेश्चन, चौपाई गीति का हरि गीति का रोला सर सममात्रिक है। अगला क्वेश्चन देखो, मंदाक्रांता छंद का गण क्रम है। बताओ इसका ये होगा मगण बगण नगण तगण तगण। ठीक है ना, लास्ट में 2 गुरु से ऐसा कुछ होता है। अगला क्वेश्चन 37 नंबर, छंद का क्वेश्चन खूब पूछा स्टूडेंट प्रोफेसर है ना। आप चिंता ना करो, हम इन्हीं एग्जाम्पल से प्रैक्टिस करेंगे जब पूरा छंद पढ़ेंगे। ठीक है ना, अभी हम आंसर देख लेते हैं और मोटा मोटा जो इनका बार बार पूछ जाता है ना इनसे, वो तो हम यही देखेंगे और बाकी पूरी प्रैक्टिस हम छंद पढ़ेंगे तब करेंगे। ठीक है ना, प्रबल जो तुम में पुरुषार्थ हो, सुलभ कौन तुम्हें न पदार्थ हो, प्रगति के पथ में विचरो उठो, भुवन में सुख शांति भरो उठो। ये पंक्तियाँ किस छंद में है बताओ। तो ये द्रुत विलंबित छंद में है, ये वर्णिक छंद है, 12 वर्ण होते हैं। ठीक है ना, नगण बगण बगण और रगण। ठीक है ना, ये होते हैं इसमें। और हर गीतिका में 16-12 पर यति होती है, गीतिका में 14-12 पर यति होती है। ठीक है ना, मदाक्रांत हमने पीछे देखा ही अभी। अगला क्वेश्चन देखो, पाश्चात्य काव्य शास्त्र शुरू हो गया ना। प्लेटो के संबंध में असत्य कथन है। बताओ, कविता ज्ञान से उत्पन्न होती है, ये बात गलत है, सरासर गलत है। अब सही बातें कौन कौन सी वो तो हम देख लें, क्योंकि क्या पता अगली बार ये पूछ ले। काव्य और नाटक अंत्य प्रेरणा से उत्पन्न होते हैं। काव्य और नाटक किससे उत्पन्न होते हैं, अंत्य प्रेरणा से उत्पन्न होते हैं काव्य और नाटक, ऐसा प्लेटो का मानना है। काव्य भाव को उद्दीप्त करता है, तर्क को नहीं, ये बात भी सही है, ये भी सही है। कवि केवल माध्यम है, वास्तविक रचयिता ईश्वर है, ये बात भी सही है। प्लेटो के विचार में सही है। ठीक है ना, बाकी ऐसा नहीं कहा वास्तु के विचार में सही कर दो, क्योंकि दोनों में काफी कुछ अंतर था। ठीक है ना, काव्य और नाटक अंत्य प्रेरणा से उत्पन्न होते हैं। ठीक है, अंत्य प्रेरणा से। काव्य भाव को उद्दीप्त नहीं करता, काव्य किसको, भाव को तो उद्दीप्त करता है लेकिन तर्क को नहीं करता। ठीक है ना, कवि केवल माध्यम है, वास्तविक रचयिता तो स्वयं ईश्वर है, नीली छतरी वाला है ना। अगला क्वेश्चन देखो, प्लेटो ने नहीं माना है, क्या नहीं माना बताओ। कला में अनुकरण की बात प्लेटो ने की है, कि ये सही बात है। कला के पारस्परिक संबंधों व वर्गीकरण की बात भी प्लेटो ने की है, सही है ये भी। कलाओं में आदर्श की, न्याय व सौंदर्य व सत्य की प्रतिष्ठा की बात भी प्लेटो ने की है, सही है। चिंतन को कला साधना का आवश्यक अंग ना आवश्यक अंग मानना, इन्होंने देखो ना छुपा दिया, ये छोटा है ना, ये इससे ये छोटा ही खोटा होता है कई बार। तो आप क्वेश्चन आराम से पढ़ोगे ना तो ये चीज़ दिख जाएगी, तो ये गलत है इसमें। ठीक है ना, देखो प्लेटो के अब 8 को चीज़ें आ गई, अगर आप 8 ही चीज़ें देख लो ना तो मेरे हिसाब से एग्जाम में 10 प्लेटो आपका हो गया। आगे आप भले ही पूरा किताब पढ़ लो, मिलना तो आपको यही है सार रूप में। इससे अच्छा है आप पुराने पेपर में जो ऑप्शन में दे रखे ना वो चीज़ें आप उन्हीं चीज़ों से नोट्स बना लो। वैसे मैंने बना रखे हैं, टाइप भी कर रखे हैं, कि कराएंगे ये पेपर पूरा होने के बाद। ठीक है, अगला देखो, प्लेटो के विचारों से बेमेल है। बताओ, तात्विक दृष्टि से मूल सत्य अमूर्त ज्ञान रूप विचार होता है, क्या ये सही है, ये तो सही है। ये गलत बोल रहा है ना, तो हम सही सही तो है, जो गलत देखेंगे तो बता देंगे। तो वस्तु सत्य अमूर्त का ज्ञान प्रस्तुत मूर्त रूप है, ये भी सही है।
कलाकृति, धारणा, प्रसूत, आभास मात्रा, ये भी सही है, तीनों सही है, लेकिन एक बे में लेने गलत पूछ रहा है। अमूर्त ज्ञान में धारणा, प्रसूत, आभास में अंतर नहीं होता। नहीं नहीं, अंतर का भी होता है यार, होता कैसे नहीं, तो ये गलत है। देखो, तात्विक दृष्टि से मूल सत्य अमूर्त ज्ञान रूप विचार होता है। देखो, प्लेटो में पढ़ेंगे, एकदम इजी लैंग्वेज में पढ़ेंगे, अगर आप उन्हें समझ लोगे तो ये कितनी भी क्लिष्ट भाषा आ जाए ना, आप क्वेश्चन कर लोगे, ये गारंटी मेरी है, ठीक है ना। वस्तु सत्य अमूर्त का ज्ञान, प्रसूत मूर्त रूप होता है, मूर्त रूप है, ये बात भी सही है। कलाकृति, धारणा, प्रसूत, आभास मात्र, ये भी सही है। अमूर्त ज्ञान रूप में धारण, प्रसूत, आभास में अंतर होता है, ये बात सही है। नहीं होता लिखा ना तो गलत हो गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो आप, प्लेटो की अगर आप ये कितने ऑप्शन दें, 12 ऑप्शन हो गए 3 क्वेश्चन से। मेरे हिसाब से 12 ऑप्शन आप अच्छे से कर लेते हो ना, तो आपका प्लेटो से कभी क्वेश्चन गलत नहीं होगा, इतना तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। बाकी देखो, विश्वास आपको करना पड़ेगा, ठीक है ना। ये एक मिनट, इसको इधर रख देते हैं ना। अब अरस्तु, अरस्तु के अनुकरण सिद्धांत के संबंध में असंगत कथन नहीं है। अब देखो, अरस्तु तो कई बार पढ़ा आपने फर्स्ट ग्रेड में भी। ऑप्शन नंबर 1 कह रहा है, कला प्रकृति की भावना में तथा कल्पना में अनुकृति नहीं है। कैसे नहीं है यार, है ना, पहले ही असंगत है। कला प्रकृति, देखो हम अब हम आप ऐसे समझ लो, अरस्तु पढ़ रहे हैं, कला प्रकृति की भावना में तथा कल्पना में अनुकृति है, यह अरस्तु ने कहा, सही बात है। काव्य का विषय प्रकृति का प्रतीयमान, संभव्य और आदर्श रूप है, ये भी प्लेटो ने नहीं, अरस्तु ने कहा था, सही है। अनुकरण एक सर्जन क्रिया है, ये भी अरस्तु ने कहा था। अनुकरण वह तंत्र है जिसके द्वारा कवि अपनी कल्पनात्मक अनुभूति की प्रक्षेपणीय अभिव्यक्ति को अंतिम रूप प्रदान करता है, यह बात भी सही है। सारी बातें सही है, लेकिन ये नहीं के कारण गलत हो गई, ठीक है ना। कला प्रकृति की भावना में तथा कल्पना में अनुकृति है, ठीक है। काव्य का विषय प्रकृति का प्रतीयमान, संभाव्य और आदर्श रूप है, ठीक है। अनुकरण एक क्या है, सर्जन क्रिया है। अनुकरण वह तंत्र है जिसके द्वारा कवि अपनी कल्पनात्मक अनुभूति की प्रक्षेपणीय अभिव्यक्ति को अंतिम रूप प्रदान करता है। देखो, ये 4 चीजें आप ढंग से कर लो ना, तो अरस्तु का अनुकरण सिद्धांत भी कवर हो जाता है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखो, 42, अरस्तु ने त्रासदी के अनिवार्य अंग स्वीकार किए। 6 अंग अनिवार्य माने हैं अरस्तु ने त्रासदी के, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, त्रासदी के अनिवार्य अंगों के संबंध में उपयुक्त कथन है, बताओ। दृश्य, विधान, पदावली व भाषा परिष्कार अनुकरण के विषय हैं, ये बात भी एकदम सही है। पदावली, गीत व चरित्र अनुकरण के विषय हैं, ये बात भी सही है। कथानक, चरित्र व विचार अनुकरण के विषय हैं, क्या ये बात सही है? नहीं नहीं नहीं, ये गलत है। भाषा परिष्कार, दृश्य, विधान व कथानक अनुकरण के विषय है, ये सही है। भाषा परिष्कार है, दृश्य, विधान है, कथानक, चरित्र व विचार, ये नहीं है, ठीक है ना। अगला देखो आप क्वेश्चन, अरस्तु के विरचन सिद्धांत के संबंध में असंगत कथन है, बताओ। अरस्तु ने विरचन शब्द का ग्रहण साहित्य शास्त्र से इतर स्रोत से किया, ये बात सही है। मन की शुद्धि से आत्मा विशुद्ध व प्रसन्न होती है, ये बात भी सही है। अगला क्या कह रहा है, प्लेटो द्वारा प्रतिपादित सिद्धांतों का समर्थन करने हेतु विरचन की अवधारणा प्रस्तुत की गई। नहीं नहीं नहीं, ये गलत है। प्लेटो द्वारा प्रतिपादित सिद्धांतों का समर्थन करने हेतु किसकी, अनुकरण की अवधारणा प्रस्तुत की गई थी, किसके द्वारा, अरस्तु द्वारा, विरचन की नहीं, ठीक है। अगला देखो, अरस्तु ने विरचन शब्द का प्रयोग त्रासदी की परिभाषा देते हुए किया, यह बात सही है। देखो, प्लेटो से 3 क्वेश्चन आई हैं, अरस्तु से 3 क्वेश्चन आई हैं, और मैं इतना दावे के साथ कहता हूँ, घमंड नहीं है, ठीक है, क्योंकि किताबों से नोट्स बना रखे हैं शॉर्ट, अगर आप बड़ी बड़ी किताब पढ़ोगे तब आपसे ये क्वेश्चन से होगे। और मेरे नोट्स में ये सारी चीज़ें मैंने डाल रखी है, इन ऑप्शनों की हूबहू डाल रखा हूँ ऑप्शनों को, क्योंकि कई बार क्या होता है, क्वेश्चन घूम फिर के यहीं से आ जाता है। और देवेंद्रनाथ शर्मा, इग्नू के नोट्स, उनका भी समावेश अपने नोट्स में क्या हुआ है, ठीक है ना। और कुछ कोचिंग ने अच्छा करा रखा है कोई नोट्स में, तो जब तैयारी करते थे तो वो भी उसमें मैंने ऐड कर रखा है, तो जल्द हम ना वो सीरीज भी लेके आएंगे। अगला देखो, पेरी इप्सुस ग्रंथ के रचयिता है, बताओ कौन है। ये 2 कार्ड, 2 में से बताओ, अरस्तु या लॉन्जाइन्स। अरस्तु, नहीं 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 नहीं, कौन है, लॉन्जाइन्स। अरस्तु की भी ऐसी एक किताब है, उसका नाम क्या है, पेरी पोइतिकेस, क्या है, पेरी पोइतिकेस। केस किसके पास है, ध्यान रखना, केस अरस्तु के पास है, लॉन्जाइन्स तो ढगला था, ऐसे समझ लेना, लेकिन केस नहीं थे, केस अरस्तु के पास थे। अगला क्वेश्चन देखो आप, लॉन्जाइनस के उदात्त स्रोत में सम्मिलित नहीं है, बताओ।
भावावेश की तीव्रता है, गरिमा में रचना विधान ये भी है, अत्यधिक शब्द आडंबर ये भी है। नहीं नहीं नहीं, ये कैसे है भाई? मैंने कितनी बार बताया, उदात्त के 5 तत्व बताए लोंजेंस ने। शब्दाडंबर तो बाधक तत्व है, स्रोत कहाँ है? समुचित अलंकार योजना ये भी है। देखो 5 मैंने प्रकार बताए थे, तो उदात्त विचार, उदात्त भाव, सेज अलंकार योजना, उत्कृष्ट भाषा शैली और गरिमा में रचना विधान। देखो मैंने क्वेश्चन पूछा था आपसे थोड़ी देर पहले और उसका आंसर यही निकल गया। उदात्त के तो 5 है, तो कुंतक ने 6 बताए थे, बात हो गई स्पष्ट। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो। लोंजाइन्स की उदात्त संबंधी मान्यता अनुसार असंगत कथन है, विषय साधन नहीं साध्य है, ये असंगत है। विषय साध्य साधन है, साध्य नहीं। ठीक है ना, विषय क्या है? साधन है, साध्य नहीं। प्राचीन काव्य अनुशीलन आवश्यक है, ठीक है, ये बात सही है। विशुद्ध बिंबों की योजना उपादेय है, ये भी सही है। विषय का विस्तार पूर्ण होना आवश्यक है, ये बात भी सही है। अगर दिया था ना विषय साध्य है, तो ये बात भी सही हो जाती। तो ये आप लोंजाइन्स के बारे में ध्यान रखें। देखो लोंजाइन्स के 2 क्वेश्चन आ गए, अभी तक 3 क्वेश्चन इन्होंने पूछा असिस्टेंट प्रोफेसर में ना। अगला क्रोंचे आ गए। क्रोंचे का अभिव्यंजनावाद पढ़ा होगा आपने, जिसे शुक्ल ने विलाय के उत्थान कहा था। अगला देखो, सेज ज्ञान, ये पूछ रहा क्रोंचे की मान्यता नहीं है। ठीक है, सेज ज्ञान और प्रत्यक्ष ज्ञान में अभेद है। नहीं नहीं नहीं, अभेद कैसा? भेद है ना भाई, सेज ज्ञान और प्रत्यक्ष ज्ञान में भेद है, कैसे नहीं है? तो ये गलत हो गया। स्वयं प्रकाश ज्ञान और बौद्धिक ज्ञान से स्वतंत्र स्वयं होता है, ये बात सही है। अभिव्यंजना ज्ञान रूप है और काव्य प्रकाश क्रम रूप है, ये बात भी सही है। कला एक आध्यात्मिक प्रक्रिया, ये बात भी सही है। देखो क्रंच की मान्यता क्या है? सेज ज्ञान और प्रत्यक्ष ज्ञान में भेद है, काफी भेद है। ठीक है, स्वयं प्रकाश ज्ञान और बौद्धिक ज्ञान से स्वतंत्र स्वयं होता है, सही है। अभिव्यंजना ज्ञान रूप है और काव्य प्रकाशन क्रम रूप है। कला एक आध्यात्मिक प्रक्रिया, ये बात सही है। ठीक है, अगला देखो, क्रोंचे के अनुसार कला के सृजन प्रक्रिया से जुड़ा चरण अनिवार्य चरण नहीं है। बताओ, कलाकार द्वारा उद्दीपक भावों के अंतर्गत अमूर्त संवेदना का अनुभव चरण है ये तो। बिंब विधान के माध्यम से मानस स्तर पर अभिव्यंजना की पूर्णता, ये भी है। अगला देखो, कल्पना शक्ति के माध्यम से उद्दीपक प्रभावों का संश्लेषण तथा अन्वय, ये भी है। मानस अभिव्यंजना का भौतिक स्तर पर कला आदि के रूप में अवतरण, यह नहीं है। ठीक है ना, कलाकार द्वारा उद्दीपक प्रभावों के अंतर्गत अमूर्त संवेदना का अनुभव है। बिंब विधान के माध्यम से मानस स्तर पर अभिव्यंजना की पूर्णता भी है। कल्पना शक्ति के माध्यम से उद्दीपक प्रभावों का संश्लेषण तथा अन्वय भी है, लेकिन क्या नहीं है? मानस अभिव्यंजना पर भौतिक स्तर पर कला आदि का अवतरण, ये नहीं है। ठीक है ना, अगला क्वेश्चन देखते हैं 50 नंबर। ये क्रोंचे का भी तीसरा क्वेश्चन आ रहा है ना। क्रोंचे के संबंध में असंगत कथन है। क्रोंचे का अभिव्यंजनावाद सिद्धांत केवल काव्य पर लागू नहीं होता, सभी ललित कलाओं के लिए समान रूप से महत्व होता है। ये एकदम सही बात है। खाली क्या होता है, मतलब खाली काव्य पर लागू नहीं होता, सभी ललित कलाओं के लिए समान रूप से महत्व होता है। क्रोंचे की पुस्तक का शीर्षक है एस्थेटिक। नहीं नहीं नहीं, एस्थेटिका है, क्या है? इस्थेटिका। छोटी सी चीज से तो गलत हो गया, एस्थेटिक लिख दिया, इस्थेटिका होता है। इसका शीर्षक क्या है? इस्थेटिका। क्रोंचे ने मार्क्स द्वारा प्रतिपादित द्वंद्वात्मक भौतिकवाद को स्वीकार किया है, ये बात भी सही है। क्रोंचे मूलतः आत्मवादी दार्शनिक थे, ये बात भी सही है। देखो ये एस्थेटिक का ध्यान रख लेना, ये 4 चीज़ें और याद कर लेना, और 2 क्वेश्चन में 4 चीज़ें और है वो देख लेना। आपका क्रोंचे समझ लो 90% कवर हो गया। कितना परसेंट? 90%। आज का लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम, इसके बाद अगले वीडियो में सारी चीज़ें देखेंगे ना। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने क्रोंचे के अभिव्यंजनावाद को भारतीय काव्य शास्त्र के किस सिद्धांत के निकट माना है? बताओ। वक्रोक्ति सिद्धांत। शुक्ल ने कहा था ना कि वक्रोक्ति क्रोंचे का अभिव्यंजनावाद वक्रोक्ति सिद्धांत का विलायती उत्थान है। किसने माना था? आचार्य रामचंद्र शुक्ल। ठीक है, अब कोलरिज के बारे में हम कल बात करेंगे। ठीक है दोस्तों, अगर आपको ये चीज़ें अच्छी लग रही है तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। बाकी अच्छी तो लगेगी, क्योंकि ऐसा संकलन हर किसी के पास मिलेगा नहीं। और कई बार क्या होता है कि हम ऐसे खुद पेपर देखते हैं तो वैसा हम नहीं पढ़ पाते, और जैसा हम सुनकर और देखकर ज़्यादा चीज़ें मेरे हिसाब से याद होती है। क्योंकि मोंटेसरी ने कहा था सही कि जितनी ज़्यादा इंद्रियाँ क्रियाशील होगी उतनी ज़्यादा आपको चीज़ें अधिगम होगी। ठीक है ना, मतलब हदेगम होगी। ठीक है ना, अधिगम यानी सीखना, ज़्यादा सीखोगे।
तो मेरे हिसाब से आपको इन वीडियो को देखना चाहिए। धीरे धीरे देखो, कभी 10 मिनट देख लो, कभी 20 मिनट देख लो। ऐसे ऐसे देखोगे ना तो आपकी चीज़ें कवर हो जाएगी। तो बूंद बूंद से घड़ा भरता है। आज 10 मिनट देखी, बाद 10 मिनट और देख ली, 10-10 कर ऐसे ऐसे करके आप ना ये सारे पेपर देख लोगे। मुझे पता है आपके पास अगर पेपर होंगे भी ना तो आप उन्हें नहीं देख पाओगे। ये सबके साथ होता है, नई बात नहीं है। तो अगर यूट्यूब पे चीज़ें बढ़िया ना तो आप धीरे धीरे क्या है, जब भी मूड खराब हो ना तभी आप देख लो, उससे क्या आपकी चीज़ें कवर हो जाएगी। भाई मेरे हिसाब से पुराना पेपर तो एक स्टूडेंट को देखना ही चाहिए, उसके बाद ही तैयारी करनी चाहिए। क्योंकि हमें रास्ते पता नहीं, हम ऐसे ही पढ़ते जा रहे हैं, उससे क्या मतलब। तो ये क्या एक रास्ता है कि हमें ये पढ़ना है। कौन से 3 क्वेश्चन आ रहे हैं, लॉन्जिन से 3 आ रहे हैं, कोलिस से भी 3 आ रहे हैं, हर चिंतक से 3-3 क्वेश्चन इन्होंने पूछे हैं। तो आगे भी पूछ जाएंगे, 3 नहीं 2 तो पूछे ही जाएंगे। तो अब इन चीज़ों को ध्यान रखें। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।